हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवे लर्नर पर। और मेरा नाम आप सभी लोग जानते ही है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ और यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद उन यूरोपीय कंपनियों ने अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया और व्यापार को आगे बढ़ाने में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ओके दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम क्या होगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आना और व्यापारिक माध्यम से भारत का या भारत में विस्तार करते हुए चले जाना। लेकिन यूरोपीय कंपनियों के अध्ययन से पहले हम बात करेंगे कि हमने अपने पहले की वीडियो में किन किन टॉपिकों के ऊपर चर्चाएं की थी और उन टॉपिकों से आपने क्या सीखा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी पहले की वीडियो में हम सभी ने बात की थी कि भारत के अंदर तुर्की और इस्लाम की स्थापना किस प्रकार हुई और तुर्की और इस्लाम की नींव रखने वाला व्यक्ति मोहम्मद गोरी था और मोहम्मद गोरी के गुलाम के द्वारा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। और दिल्ली की स्थापना होने के बाद दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए 5 वंशों ने अपना योगदान दिया था। और इन 5 वंशों में से जो अंतिम वंश था जिसका नाम लोधी वंश है, उन्हीं को हराकर मुगलों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी। और भारत में मुगलों के आने के बाद उन मुगलों ने भारत को एक नए रूप से पेश किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 17-18 मुगलों की जानकारी प्राप्त करवाई थी। अगर आप सभी लोगों ने मेरी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप सभी एक बार फिर से जाइए, उन वीडियो को देखिए, उनको समझिए और जानिए कि भारत के अंदर तुर्की कैसे आए, इस्लाम कैसे आया, इस्लाम के आने के बाद दिल्ली की स्थापना कैसे हुई, दिल्ली को कैसे आगे बढ़ाया गया और दिल्ली के आगे बढ़ने के बाद भारत में मुग़ल किस प्रकार आए और किन किन मुग़लों ने कितने काम किए जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो मेरी आने वाली वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, भारत में यूरोपीय कंपनी और उनके व्यापार का आना। आज हम बात करेंगे कि यूरोपीय महाद्वीप के अंदर से किन किन कंपनियों ने भारत में आकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और व्यापार के जरिए उन्होंने किस प्रकार भारत को अपना उपनिवेश बनाया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम किस प्रकार है। भारत के अंदर यूरोपीय कंपनी के आने का जो क्रम था वो कुछ इस प्रकार था। भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए, उसके बाद डच, फिर उसके बाद अंग्रेज जिन्हें आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, और उसके बाद डेनिश, और उसके बाद फ्रेंच, और उसके बाद स्वीडिश। भारत में इन 6 कंपनियों का आगमन हुआ। दोस्तों याद रखना कि भारत के अंदर जो यूरोपियन कंपनियां आई थी उनमें से जो पहली कंपनी थी वो पुर्तगाल से थी, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच और उसके बाद स्वीडिश। दोस्तों अब हम बात करेंगे इन 6 कंपनियों के बारे में। और जो भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, उन कंपनियों के आगमन में जो पहली कंपनी थी वो पुर्तगाल से थी और हमारा जो टॉपिक पहला होगा वो पुर्तगाल ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, पुर्तगाल। पुर्तगाली कंपनी का नाम पुर्तगाली द इंडियन कंपनी या एस्ट दो द इंडियन कंपनी है। दोस्तों याद रखना, जो पुर्तगाल की कंपनी थी उसका नाम था पुर्तगाली द इंडियन कंपनी या फिर एस्ट दो द इंडियन कंपनी।
सन 1494 में स्पेन का कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, पर वह इस अभियान में सफल नहीं हुआ। और भारत की खोज के अभियान में कोलंबस ने अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह, ब्राज़ील जनसमुदाय या अन्य टापू खोजता हुआ चला गया, लेकिन उसको भारत की सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। दोस्तों ध्यान रखना कि सन 1494 के अंदर स्पेन का कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वह अपनी खोज में सफल नहीं रहा और उसको भारत नहीं मिला। लेकिन भारत की खोज के दौरान उसने अमेरिका, कैरेबियन, ब्राज़ील या अन्य टापू खोजता हुआ चला गया, लेकिन वह भारत की खोज में सफल नहीं रहा। जब कोलंबस भारत के अभियान में सफल नहीं रहा, तब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला और वह अफ्रीका का एक चक्कर लगाकर भारत की ओर बढ़ता हुआ चला गया। दोस्तों याद रखना, जब कोलंबस अपने अभियान में सफल नहीं हो पाया था, तब 17 मार्च 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने एक समुद्री मार्ग खोजा और वह उसी मार्ग से बढ़ता हुआ चला गया और उसने अफ्रीका का एक चक्कर लगाकर वह भारत की ओर बढ़ता हुआ चला गया और भारतीय खोज में सफल भी रहा। भारत की खोज के बाद वास्को डी गामा 1502 के अंदर भारत में फिर से आया और भारत में आने के बाद उसने 1503 के अंदर कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना की, जिससे कि वहां पर पुर्तगाली व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों याद रखना कि 1502 के अंदर वास्को डी गामा फिर से भारत आया और भारत आने के बाद उसने 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री लगाई और पुर्तगाली व्यापार को आगे बढ़ाया। 1509 से लेकर 1515 तक भारत में एक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई और पुर्तगाली राज्य की स्थापना के बाद पुर्तगाली लोगों ने भारतीय महिलाओं के साथ अपने वैवाहिक संबंध भी जोड़ लिए और वैवाहिक संबंध जोड़ने के बाद पुर्तगाली लोगों ने मलक्का और गोवा को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। दोस्तों ध्यान रखना कि 1509 से लेकर 1515 तक भारत के अंदर पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति को आगे बढ़ा लिया था और भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना भी कर दी थी। और पुर्तगाली राज्य बनने के बाद उन्होंने भारत की महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध भी जोड़ लिए और वैवाहिक संबंध जोड़ने के बाद 1511 के अंदर मलक्का और 1510 के अंदर गोवा को भी अपना गुलाम बना लिया था। 1529 से लेकर 1530 तक आते आते पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर दिया था और समय के साथ साथ उन्होंने हुगली यानी कि बंगाल के अंदर पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना भी कर ली थी। बंगाल के अंदर बस्तियां बसाने का उनका जो मुख्य मकसद ये था कि वह भारत के पूर्वी समुद्री मार्ग से अपना व्यापार करना चाहते थे। दोस्तों याद रखना कि 1529 से लेकर 1530 तक आते आते पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद उन्होंने हुगली यानी कि बंगाल के अंदर अपनी बस्तियां बसा ली थी और उसके बाद उन्होंने भारत के पूर्वी समुद्र पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। 1545 से लेकर 1548 तक आते आते बीजापुर को भी पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था और उसके बाद पुर्तगाली लोगों ने भारत से तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। दोस्तों याद रखना कि 1545 से लेकर 1548 तक आते आते पुर्तगाली लोगों ने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और भारत के अंदर पुर्तगाली लोगों ने तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी कर दी थी या शुरुआत कर दी थी।
पुर्तगालियों का भारत में आने का जो पहला लक्ष्य था वह मसाले व्यापार पर अपना अधिकार जमाना था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रहेगा कि भारत के अंदर पुर्तगालियों के आने का जो मुख्य मकसद था वह क्या था कि वह भारत के मसाले व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। 1661 तक आते आते इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने की वजह से चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में मिलता हुआ चला गया था। दोस्तों याद रखना कि 1661 के अंदर इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हो गया था और विवाह होने के बाद पुर्तगाल ने उन्हें बम्बई दहेज के रूप में दे दिया था और बम्बई को दहेज के रूप में प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पूरे बम्बई को अंग्रेजी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिया था, जो कि अंग्रेजी कंपनी इंग्लैंड के राजा को 10 पौंड हर साल भूमि कर दिया करते थे। टॉपिक नंबर 2, डच यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी है। यह कंपनी नीदरलैंड की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 20 मार्च 1602 में हुई। दोस्तों याद रखना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा नाम है वह यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी है और यह कंपनी नीदरलैंड की है और इस कंपनी की स्थापना 20 मार्च 1602 में हुई और जो डच कंपनी का संस्थापक है वह जोहान वोन है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना कि जो डच कंपनी का संस्थापक है उसका नाम क्या था, जोहान वोन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर 21 वर्ष तक के लिए व्यापार करने की छूट दी गई थी और 1596 के अंदर भारत में पहला डच नागरिक आया था जिसका नाम क्या था, कार्नोलिस। दोस्तों याद रखना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर सिर्फ 21 वर्ष तक के लिए व्यापार करने की छूट दी गई थी और 1596 में भारत के अंदर जो पहला नागरिक आया डच का वह कार्नोलिस था। समय के साथ साथ और व्यापार के आगे बढ़ते हुए डच और पुर्तगाली लोगों के संघर्ष बढ़ते हुए चले गए और इस बढ़ते हुए संघर्ष के अंदर डचों ने पुर्तगालियों से जीत प्राप्त भी कर ली थी। धीरे धीरे जितने भी इलाके पुर्तगालियों के नियंत्रण में थे अब वह डचों के नियंत्रण में आते हुए चले गए। जैसे धीरे धीरे भारत के सारे मसाले उत्पादन के ऊपर अब डचों का नियंत्रण होता हुआ चला गया और 1639 में डचों ने गोवा और 1641 के अंदर मलक्का को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। दोस्तों याद रखना कि डच और पुर्तगाली दोनों के संघर्ष बढ़ते चले गए और इन संघर्ष के अंदर जो डच लोग थे वह जीतते हुए चले गए और इन डचों ने समय के साथ साथ भारत के मसाला उत्पादन और गोवा और मलक्का तीनों जगह पर अपना नियंत्रण कर लिया था। 1658 तक आते आते जो पुर्तगालों की आखिरी बस्ती थी सिलोन, उसको भी डचों ने अपने नियंत्रण में कर लिया। उसके बाद डचों ने गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि जगहों पर अपनी व्यापारिक चौकियां बसा दी और डचों ने इन फैक्ट्रियों के अंदर आमतौर पर मसाले, नीम, कच्चा रेशम, सीसा, चावल, अफीम आदि का उत्पादन करके उसको आगे बढ़ाया करते थे। दोस्तों ध्यान रखना कि 1658 तक आते आते जो पुर्तगाल की आखिरी बस्ती थी सिलोन, उसको भी डचों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था।
फिर उसके बाद डचों ने गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन आदि जगहों पर अपनी व्यापारिक चौकियां बसा ली थी और इन जगहों पर अनेक फैक्ट्रियां खोली और इन जगहों पर आमतौर पर मसाले, नीम, कच्चा रेशम और शीशा, चावल, अफीम आदि चीज़ का व्यापार किया जाता था। डचों का मुख्य व्यापार गुजरात के तट से हुआ करता था और डच गुजरात से काली मिर्च और वस्त्र का भी अधिक उत्पादन किया करते थे। डचों ने अपनी बस्तियों को किलेबंद नहीं किया क्योंकि उनका मानना ये था कि वह अपने आप को एक विशाल शक्ति के रूप में देखा करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बस्तियों को किलेबंद नहीं किया और गुजरात को वस्त्र उत्पादन में नंबर 1 पे लाने वाला और कोई नहीं सिर्फ डच ही है। यानी डच लोगों ने गुजरात को वस्त्र उत्पादन के अंदर नंबर 1 पे लाकर रखा। दोस्तों याद रखना कि जो डचों का मुख्य व्यापारी केंद्र था वह गुजरात था, जहाँ से वो काली मिर्च और वस्त्र का उत्पादन भी करते थे और डचों ने अपनी बस्तियों को किलेबंद नहीं किया था। और उसके अलावा वस्त्र उत्पादन के अंदर गुजरात को नंबर 1 पे लाने वाला भी कौन था? सिर्फ डच। और 1759 तक आते आते ब्रिटिश कंपनी और डचों का युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर डच हारेंगे और ब्रिटिश कंपनी जीतकर सारे व्यापार को आगे बढ़ाएगी। फ्रेंच यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है नंबर 3 उसका नाम क्या है? फ्रेंच यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस के सम्राट लुई 16 के मंत्री कोलंबट के सहयोग से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखना कि फ्रांस के जो 16 उनके जो मंत्री थे कोलंबट, उन्हीं के सहयोग से 1664 के अंदर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को ख़त्म करके फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती थी और फ्रांसीसी कोलंबट ने इसी सोच को देखकर भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के व्यापार को पीछे छोड़कर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को आगे बढ़ाई। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद अंग्रेज़ों और डचों ने अपनी रुचि मुग़ल साम्राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह की ओर दिखाई, जो उस समय पूरे विश्व के अंदर व्यापारिक केंद्र का बिंदु बना हुआ था, जिसे आज सूरत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों और डचों के आने के बाद इन दोनों ही कंपनियों ने अपनी रुचि मुग़ल साम्राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह की ओर दिखाई, क्योंकि वह बंदरगाह पूरे विश्व के अंदर व्यापारी केंद्र का बिंदु बना हुआ था और अंग्रेज़ और डच दोनों ही कंपनियां इस व्यापारी केंद्र यानी कि बंदरगाह को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। जब 1612 और 1618 के अंदर भारत में अंग्रेज़ों और डचों की फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी थी, तब उसी समय फ्रांस के कुछ यात्री और व्यापारी भारत की ओर आए और भारत में आने के बाद उन फ्रांसीसी यात्री और व्यापारियों को भी मुग़ल साम्राज्य के बंदरगाह के बारे में पता चला और फ्रांस के एक यात्री जिनका नाम फ्रांसवा बर्नियर है, उन्होंने भी अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में भी उस बंदरगाह की चर्चा की है
और फ्रांसीसी यात्री और व्यापारियों को जब उस बंदरगाह की पूरी जानकारी प्राप्त हो गई, तब फ्रांसीसियों ने निर्णय लिया कि वह भी सूरत के अंदर अपनी व्यापारिक चौकियां बसाएंगे। और सूरत के अंदर व्यापारिक चौकी बसाने के लिए फ्रांसीसियों ने अपना एक प्रतिनिधि भारत की ओर भेजा, जो फ्रांस की ओर से मुगलों से एक समझौता करेगा। सबसे पहले वह प्रतिनिधि सूरत के गवर्नर से मिला और गवर्नर से मिलने के बाद वह आगरा की ओर बढ़ता हुआ चला गया। और आगरा पहुंचने के बाद वह मुगल सम्राट औरंगजेब से मिला। दोस्तों, याद रखना कि 1612 और 1618 के अंदर अंग्रेज़ों ने और डचों ने भारत के अंदर अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित कर दी थी। और इन सभी चौकियों की स्थापना होने के बाद फ्रांसीसी व्यापारी और यात्री भारत की ओर बढ़े थे। और भारत में आने के बाद उनको भी मुगल साम्राज्य के मुख्य बंदरगाह के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। और जानकारी प्राप्त होने के बाद उन्होंने भी निर्णय लिया कि वह सूरत के अंदर अपनी व्यापारिक चौकियां बसाएंगे। और फ्रांस के यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने भी अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में उसकी चर्चा की थी। और व्यापारिक चौकियां लगाने के लिए फ्रांस ने अपना एक प्रतिनिधि भारत की ओर भेजा। भारत में आने के बाद सबसे पहले वो सूरत के गवर्नर से मिला और गवर्नर से मिलने के बाद वह आगरा पहुंचा और आगरा पहुंचकर वह औरंगजेब यानी कि मुगल साम्राज्य के राजा औरंगजेब से मिला। औरंगजेब से मिलने के बाद उस प्रतिनिधि ने फ्रांस का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इनका एक पत्र औरंगजेब को दिखाया, जिसके अंदर सूरत में व्यापारिक चौकी बनाने की शर्तें लिखी हुई थी। और उस पत्र को पढ़ने के बाद औरंगजेब और फ्रांस के बीच एक समझौता होता हुआ चला गया, जिसके तहत अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपनी व्यापारिक चौकी स्थापित कर सकती है। दोस्तों, याद रखना कि फ्रांस का एक प्रतिनिधि भारत आया। पहले वो गवर्नर से मिला, उसके बाद वो आगरा पहुंचा, औरंगजेब से मिला। उसने पत्र औरंगजेब को दिखाया और पत्र पढ़ने के बाद दोनों के अंदर एक समझौता हुआ, जिसके तहत अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में यानी कि सूरत के अंदर अपनी व्यापारिक चौकी लगा सकती थी। और सूरत में स्थापना होने के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती गई और उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को टक्कर दी और अपना विस्तार करती हुई चली गई। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और हम अब अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि भारत में अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें अपना उपनिवेश किस प्रकार बनाया। ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यूरोपियन कंपनियों के बारे में और बताऊं, जो 2 कंपनियां और रह गई है उनकी जानकारी दूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो बाय।